चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज 6x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमें क्वेश्चन में ना एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये वाला 6x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 5, और इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज करना है। देखो इस पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये दो लीनियर पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने की वजह से बना हुआ है। हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, मतलब इस पॉलिनोमियल को ब्रेक करके वो वाले लीनियर पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने की वजह से ये वाला पॉलिनोमियल बना होगा। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि पहले तो आपने इसे फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाली टेक्निक को यूज करके फैक्टराइज करना है। फिर इस क्वेश्चन का बी पार्ट भी है। बी पार्ट में दोबारा से इसी क्वेश्चन को, इसी पॉलिनोमियल को आपने फैक्टराइज करना है, लेकिन अब की बार हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करना है। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोनों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस टेक्निक को यूज करके। तो जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा था, हमने उस पॉलिनोमियल को एज इट इज लिखा। अब ये देखो इस पॉलिनोमियल में लास्ट में कांस्टेंट टर्म 5 है ना, इस 5 को आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करोगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30। तो प्रोडक्ट 30 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आना चाहिए। और ये जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाली टर्म है, उसमें x का कोफिशिएंट 17 है, x के आगे 17 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐड करने के बाद 17 आना चाहिए। तो अब हमने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 आए, और अगर उन्हें ऐड किया जाए तो 17 आए। तो 15 और 2 ये दो ऐसे नंबर्स हैं, अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करो तो 17 आता है, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 30 आता है। तो 17 को आप ब्रेक करके 15 और 2 ऐसे लिख सकते हो। तभी देखो यहाँ पे बीच में जो 17x है ना, ये वाली जो मिडिल टर्म है, इसको हमने अगले स्टेप में स्प्लिट कर दिया। 17x को 15x प्लस 2x ऐसे लिख दिया। अब अगले स्टेप में पहले फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, उसके बाद लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से पहले 3x कॉमन लेते हैं। देखो 6 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 3 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा, और x स्क्वायर में से एक x तो कॉमन ले लिया, तब यहां पे सिर्फ एक x बचेगा। अब 15 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15 में से 3 आपने अगर कॉमन ले लिया तो यहां पे 5 बचेगा, और ये वाला x तो कॉमन लिया जा चुका है। अब ये वाली जो लास्ट टू टर्म्स हैं, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज ही बचेंगी। अब देखो 2x प्लस 5 यहां पर भी है और 2x प्लस 5 यहां पर भी है, तो 2x प्लस 5 को इन दोनों जगह से कॉमन लिया जा सकता है। जब आप 2x प्लस 5 को ये फर्स्ट टर्म में से कॉमन लोगे तो ये वाला 3x बचेगा, और सेकंड टर्म में से कॉमन लोगे तो ये वाला 1 बचेगा। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, और हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करके अल्टीमेटली वो वाले दोनों लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड कर लिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने की वजह से ये वाला पॉलिनोमियल बना था। देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है ना, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। दो लीनियर पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने की वजह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। तो ये हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है फैक्टर थ्योरम को यूज करके। तो नेक्स्ट पेज पे फैक्टर थ्योरम को यूज करके फिर से ये जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है ना, इसे फैक्टराइज करते हैं। अब इसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं फैक्टर थ्योरम को यूज करके। देखो स्टेप नंबर 1 तो ये है कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है ना, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे 1 के अलावा कोई भी और नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो एक्स स्क्वायर के आगे 6 है ना, तो पहले आपको 6 कॉमन लेना पड़ेगा इस पूरे पॉलिनोमियल में से। तो 6 को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। ये जो सेकंड टर्म है
सेकेंड टर्म में 6 कॉमन लेने की वजह से ये बन जाएगा 17/6 इंटू एक्स। और थर्ड टर्म में यहां से भी 6 कॉमन लेने की वजह से बन जाएगा 5/6। देखो अगर आप इस 6 को वापस ब्रैकेट के अंदर भेजोगे और इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से हमारा पॉलिनोमियल ये वाला पी एक्स बन जाएगा। ये जो फर्स्ट टर्म थी यहां से तो 6 आपने कॉमन ले लिया तो ये वाला एक्स स्क्वायर बच गया, लेकिन ये जो सेकंड टर्म थी यहां पे तो 6 था ही नहीं ना। तो जब यहां पे 6 है ही नहीं तो अगर आप 6 कॉमन लोगे तो आपको यहां पे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। देखो 6 को वापस जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 17x ही बन जाता है। और थर्ड टर्म में यहां पर भी 6 था ही नहीं तो यहां से अगर आपको 6 कॉमन लेना है तो यहां पर भी 5/6 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बना लिया। एक्स स्क्वायर के आगे 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी और नंबर है तो पहले आपको वो वाला नंबर कॉमन लेना पड़ेगा और अपने पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है 5/6। तो अब आपने 5/6 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। द फैक्टर्स ऑफ 5/6 आर +-1, +-1/2, +-1/3, 5/3, 5/2। ये सारे वो नंबर्स हैं जो नंबर्स 5/6 को डिवाइड कर देते हैं। देखो 5/6 1 से अगर डिवाइड होता है तो -1 से भी डिवाइड होगा। 1/2 से अगर डिवाइड होता है तो -1/2 से भी डिवाइड होगा। तभी यहां पे आपने प्लस माइनस ये साथ में जरूर लगाना है। ये वो सारे नंबर्स हैं जो कि 5/6 को डिवाइड कर देते हैं। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अब ये वाला जो पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल में पहले आपने x की जगह पे 1 पुट करके देखना है कि 0 आता है या नहीं। अगर 0 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर -1 पुट करके देखना पड़ेगा। ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इस पॉलिनोमियल के अंदर आपने x की जगह पे पहले 1 पुट करना है और सिंप्लीफाई करके देखना है कि 0 आता है या नहीं। अगर 1 पे 0 आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर -1 को पुट करके चेक करना पड़ेगा। अगर -1 पे भी 0 ना आए तो फिर आपको 1/2 पुट करना पड़ेगा। जहां जहां पे x है आपको x की जगह पे 1/2 पुट करके देखना है। अगर 0 ना आए तो फिर -1/2 पुट करना है। इस पे भी 0 ना आए तो फिर आगे 1/3 पुट करना है, फिर -1/3, फिर ये 5/2, फिर -5/2, फिर 5/3, फिर -5/3। आपने ऐसे वैल्यूज पुट कर करके देखना है कि कौन सी वैल्यू के ऊपर 0 आता है। अब देखो जब आप -1/3 पुट करोगे ना तब 0 आएगा। उससे पहले इन नंबर्स पे वैल्यू 0 नहीं आने वाली है। तो या तो आप रफ में फटाफट से सॉल्व करके देख लो, अगर आप फेयर में करोगे तो फिर काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहली बार 0 आपका इस नंबर पे आएगा -1/3 पे। तो जिन पे 0 नहीं आ रहा था ना वो वाले पार्ट सॉल्व करके नहीं दिखाए, जिस पे 0 आ रहा है उस वाले पार्ट को सॉल्व किया है। P ऑफ -1/3 ये निकालने के लिए पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है x की जगह पे आपने -1/3 पुट करना है। ये देखो ये 6 बाहर था, बाहर ही रहेगा। x की जगह पे आपने -1/3 लिखा, ऊपर स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर डालना है। फिर 17/6 का 17/6 लिखा और x की जगह पे -1/3 ब्रैकेट्स को यूज करना है। और लास्ट में ये 5/6 का 5/6 एज इट इज। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला 6 एज इट इज -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 बनेगा। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से। तो 17 मल्टीप्लाई बाय -1 वो -17 और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। ये 5/6 का 5/6 एज इट इज। अगले स्टेप में अब एलसीएम लिया है। ये 9, 18 और 6 इनका एलसीएम लो तो 18 आता है। अब देखते हैं कि ये न्यूमरेटर कैसे लिखा है। डिनोमिनेटर में 9 है ना, 9 से आप इस 18 को डिवाइड करो तो 2 आएगा। उससे आपने न्यूमरेटर में जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। डिनोमिनेटर में 9 है ना, 9 से पहले आप इसे डिवाइड करोगे 18 को तो 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। आगे अब 18 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -17 इज इक्वल टू -17। अब यहां पे डिनोमिनेटर में 6 है, 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15।
अब ये 2 और 15 ऐड होके 17 बन जाते हैं। 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, किसी को भी डिवाइड करो, रिजल्ट इज 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ये -1/3 पुट करने पे वैल्यू क्या आ रही है? 0। ये -1/3 से पहले वाले ये जो जितने नंबर्स है ना, इन सबको पुट करोगे तो 0 के अलावा कोई और नंबर आएगा। पहली बार क्या होगा, x की वैल्यू जब आप -1/3 पुट करो तब 0 आ रहा है ना, तो ये -1/3 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं तो बन जाता है x + 1/3। तो यहां से पता चलता है कि x + 1/3 हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। -1/3 पुट करने पे 0 आ रहा था, x की वैल्यू -1/3 पुट करने पे 0 आ रहा था ना, इसको इधर लेके जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ तो x + 1/3 बनता है। ये हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये 0 आ गया था। उसके बाद आप ऐसे लिखोगे, सिंस p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू -1/3 पुट करने पे 0 के इक्वल आ रही है। देयरफॉर x + 1/3 इज फैक्टर ऑफ px। इसलिए x + 1/3 वो हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये हमें फर्स्ट फैक्टर मिल गया। अब आगे चलते हैं, सेकंड फैक्टर पे आते हैं। अब सेकंड टाइम ना, जब आप x की वैल्यू -5/2 पुट करोगे तब जाके 0 आएगा। -5/2 के अलावा जो बाकी के बचे हुए नंबर्स हैं ना, उनमें से अगर आप एक एक करके पुट करके देखोगे तो किसी और पे 0 नहीं आएगा। तो -5/2 पे अब 0 आने वाला है। देखो, आपको तो ना सारी वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तभी फैक्टर थ्योरम से करने में ना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। चलो x p ऑफ -5/2 निकालते हैं। तो पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x था ना, x की जगह पे -5/2 पुट किया है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 6 तो एज इट इज रहेगा। ये -5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 बनता है। यहां पे न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 17 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -85, और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 वो 12 है। 5/6 को एज इट इज लिखा। अगले स्टेप में एलसीएम लिया है। अब ये देखो, 75 और ये वाला 10, इसको ऐड करके 85 आता है। 85 - 85 0 बन जाता है, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, किसी को भी डिवाइड करो, रिजल्ट इज 0। तो -5/2 पुट करने पे भी 0 आ रहा है। सिंस p ऑफ -5/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू -5/2 पुट करने पे 0 के इक्वल आ रही है। Therefore, x + 5/2 is factor of px। ये लास्ट में साइन का ध्यान रखना, -5/2 पे अगर 0 आ रही है ना, तो x + 5/2 वो फैक्टर होगा हमारे पॉलिनोमियल का। तो ये हमें दूसरा फैक्टर मिल गया। तो लास्ट में अब लिखोगे, ये पॉलिनोमियल हमें दे रखा था, 6 हमने कॉमन लिया था। कॉमन लेने के बाद जो बचा था उसके ये वाले दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है x + 1/3 और सेकंड है x + 5/2। यहां पे जब आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे ना, तो वो इसके इक्वल ही आएगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि फैक्टर थ्योरम को यूज करो, तब फिर आपको इस तरह से सॉल्व करके फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।